नेक्स्ट है वेजाइना। वेजाइना है बर्थ कैनाल, जो डिलीवरी के टाइम पे ये जो है ये वेजाइना है, यहीं से मतलब यही है बर्थ कैनाल, और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो का पैसेज भी यहीं से होता है वेजाइना से। नेक्स्ट है हमारा सर्विक्स। सर्विक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो यूट्रस को वेजाइना से जोड़ता है, जो इसको दोनों को जोड़ता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। फिर उसके बाद से आता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहर वाला पार्ट, उसमें लेबिया, क्लाइटोरिस और वेजाइनल ओपनिंग होते हैं। तो इसका मेनली नाम ही याद करना इम्पोर्टेंट है। अब एक अलग से क्वेश्चन पूछा इसने, इसी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है ना यूट्रस, जहाँ पे डेवलपमेंट होती है एम्ब्रॉय फीटस बेबी की, तो वो पूरा स्ट्रक्चर पूछा है उसने कि वो पूरा स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करो अलग से, 3 या 5 नंबर में पूछा है इसने। तो यूट्रस क्या है? यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मतलब क्या होता है कि वो अंदर से जो होता है वो खोखला सा होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं होती है। तो हॉलो इसलिए है क्योंकि जो है यहीं पे एम्ब्रियो, यहीं पे फीटस, यहीं पे बेबी रहता है, तो इसलिए वो खाली सा जगह होता है। और ये मस्कुलर ऑर्गन है, हमारे पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या 3 पार्ट्स हैं? फंडस, बॉडी और सर्विक्स। जो फंडस है वो सबसे ऊपर वाले पार्ट को, टॉप पे जो पार्ट होता है उसको फंडस कहते हैं, वो डोम शेप का होता है, गोल सा। नेक्स्ट बॉडी है। बॉडी जो बीच वाला रीजन होता है, सेंट्रल रीजन, यहीं पे एम्ब्रियो जो मतलब बेबी होता है यहीं पे वो रहता है, यहीं पे ग्रो करता है। नेक्स्ट है सर्विक्स। सर्विक्स नीचे वाला पार्ट होता है जो वेजाइना में जाके खुलता है, ये नैरो होता है, पतला सा पार्ट होता है। इसके 3 लेयर्स भी होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडो से अंदर वाला लेयर, एंडोमेट्रियम मतलब ये सबसे अंदर वाला लेयर होता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये थिकन हो जाता है, ये मोटा हो जाता है, और यही प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करता है, ये लेयर। मायोमेट्रियम जो है वो बीच वाला लेयर होता है, इसमें मसल्स होते हैं, और ये मायोमेट्रियम लेयर जो होता है इसका, यूट्रस का, जब लेबर होता है ना, लेबर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो, वो मायोमेट्रियम की हेल्प से होता है। ये मस्कुलर लेयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट एक लेयर है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है सबसे बाहर वाले लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, इसमें कुछ इतना इतना ही समझना था इसको। मोस्टली ये जो टर्म्स हैं ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। यूट्रस यूट्रस का मेन काम यही है कि वो वहाँ पे जो है बेबी की डेवलपमेंट होती है, फीटल की डेवलपमेंट होती है, तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि जिसमें बेबी जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाए, ग्रो कर पाए। तो यूट्रस वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और यूट्रस ही जब बेबी डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन यही प्रोवाइड करता है ताकि चाइल्ड बर्थ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने कि ट्रू फॉल्स, ऊपर जाने दो मुझे। ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला है लाइजोसोम्स आर द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। जब मैंने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है लाइजोसोम। तो क्या लाइजोसोम सुसाइडल बैग है सेल का? तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि लाइजोसोम ही सेल में वो जगह है जहां पर जो भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं, इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा, ऑप्टिक नर्व इज द थर्ड क्रेनियल नर्व। हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जिसमें जो ऑप्टिक वाला होता है वो है, इसने क्या पूछा, थर्ड। हाँ, ऑप्टिक वाला जो होता है हमारा सेकंड होता है, लेकिन इसने बोला है कि ऑप्टिक नर्व थर्ड क्रेनियल नर्व है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्टिक नर्व सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोज इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। नोज टेस्ट के लिए होता है, नोज तो टेस्ट के लिए होता नहीं है, नोज तो स्मेल के लिए होता है, तो इसलिए टंग होता है ना टेस्ट के लिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। जब मैंने हार्ट पढ़ाया था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था, तब मैंने पढ़ाया था कि जितनी भी आर्टरीज हैं सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये याद करने का तरीका भी मैंने बताया था कि अ से याद रखना, अ से आर्टरीज, अ से ऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरीज सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सिवाय एक आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है।
वैसे ही सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं सिवाय एक वेन के। उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो यहीं पे उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि पल्मोनरी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि याद रहेगा कि वेन तो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करते हैं, तो इसमें कुछ लोग ट्रू लगा के आ जाएंगे, बट एक्चुअली में ये एक्सेप्शन वाली बात है। पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। दोनों पल्मोनरी पल्मोनरी वाले एक दूसरे का ऑपोजिट काम करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर्स टू प्रिवेंट कोविड-19 इन्फेक्शन। कोविड-19 इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या चीजें हमें, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? तो पहला है हैंड हाइजीन, रेगुलरली हाथ धोने चाहिए सोप और वाटर। ये 2022 का पेपर है, तो उस टाइम पे तो कोविड-19 का बहुत एकदम वो था ना, अभी भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैंड हाइजीन जो है, हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे हम? रेगुलरली हाथ धोना है सोप से, वाटर से, या फिर सैनिटाइजर यूज करना है, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होते हैं वही। दूसरा हम क्या करते हैं, मास्क लगाते थे। मास्क पहनना है कहीं भी क्राउडेड प्लेस हो, मतलब या इनक्लोज स्पेस, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह या बंद जगह पे, ताकि ऐसी जगह पे क्या होता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, वो छींकेगा या खांसेगा ना, तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स निकलते हैं, जो कि फिर फैल जाते हैं बहुत आसानी से भीड़ वाली जगह में या फिर बंद स्पेस में। फिर है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है, मतलब पब्लिक प्लेस पे अगर हम जा रहे हैं तो एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। फिर है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन लगवाना है, वैक्सीन लगवानी है। बूस्टर स्केड्यूल, मतलब बूस्टर वैक्सीनेशन भी तो आई थी, वो भी लगवाना है ताकि इम्यूनिटी जो है इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। फिर आइसोलेशन, अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड हो ही गया है कोविड-19 से, तो उसको सेल्फ आइसोलेशन में डाल देते हैं ताकि वो दूसरों को फैलाए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का क्या क्या काम है? लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। यहाँ पे इन्होंने 5 बताई हैं। 5 फंक्शंस क्या क्या है? पहला है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है लिवर? जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इन सबको प्रोसेस करने का काम लिवर करता है। और उसके बाद हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी यही रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट काम लेवर का है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? वो लेते हैं ना, कुछ भी हम खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, जो भी ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, उसको प्यूरिफाई कौन करता है? वो लिवर प्यूरिफाई करता है, रिमूव करता है हमारी बॉडी से। और जो भी दवाइयाँ खाते हैं या जो लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं, वो यहीं पे डाइजेस्ट होता है, लिवर ही मेटाबोलाइज करता है। फिर है बाइल प्रोडक्शन। बाइल जूस प्रोड्यूस होता है लिवर से, जो कि डाइजेशन में हेल्प होता है। बहुत सारे हमारी बॉडी में अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे जूसेस जो हैं अलग अलग चीज़ के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो बाइल जूस है वो फैट के डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर लिवर का काम क्या है? विटामिन को स्टोर करके रखना। ए डी ई के, ये 4 विटामिन्स जो हैं, इन 4 विटामिन्स को लिवर स्टोर करता है। और मिनरल्स जैसे आयरन है, ग्लाइकोजन है, इन सबको ये अपने पास ही स्टोर जमा करके रखता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट काम है लिवर का ब्लड फिल्ट्रेशन। जो हमारी बॉडी में जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं वो लिवर में ही आके टूटते हैं, और यहीं पे प्लाज्मा प्रोटीन बनता है। प्लाज्मा, ये सब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ताकि ब्लड जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर सके। अगर ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी में नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग खराब हो जाएगा, मतलब सही से फंक्शन नहीं करेगा, तो कहीं भी छोटा सा भी कट लगेगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो लिवर, हाँ कोई कुछ कह रहा है? हम्म, इसका माइक ऑन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन कैसे बनता है? ये भी हमने पढ़ा है। यूरिन
तीन मेन प्रोसेस हैं, तीन मेन प्रोसेस हो करके यूरिन जो है हमारी किडनी में बनता है। पहले हम रुको, मैं किडनी का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएटरी सिस्टम का, यूरिन फॉर्मेशन का। इसमें पहला प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन। उन्होंने क्या बोला, पहले जो है फिल्ट्रेशन होता है। तो जो है ब्लड आया हमारे पास, सॉरी, ब्लड हमारी बॉडी से आया किडनी में। जब वो किडनी में एंटर करता है ब्लड, तो उसका फिल्ट्रेशन होता है पहले। क्यों फिल्ट्रेशन होता है? क्योंकि जितना भी ब्लड आया है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स मिले हुए होते हैं, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट है, सब हमारे ब्लड में ही तो मिक्स रहते हैं। एक एक खाना नहीं पहुंचता है ना हमारी बॉडी को, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है स्टमक और इंटेस्टाइन में, कि वो ब्लड के साथ मिक्स होके ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो जब ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए किडनी के पास आएगा, तो उसमें ये सारी चीजें मिक्स होंगी, वाटर होगा, सॉल्ट होगा, ग्लूकोज होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, सारी चीजें आएंगी। तो ब्लड आ करके सबसे पहले ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है। ग्लोमेरुलस देख लो पहले कहाँ है, ये है, ये जो है किडनी का स्ट्रक्चर, ये है ग्लोमेरुलस। तो इधर से जहाँ से भी ब्लड आया, ब्लड आकर के सबसे पहले इस वाले ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद सारी चीजें, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो इंटर हो जाती हैं बॉमन्स कैप्सूल में। बॉमन्स कैप्सूल का फोटो दिया है इन्होंने? नहीं, ये है यूरिन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोसोकोमियल इन्फेक्शन। व्हाट इज नोसोकोमियल इन्फेक्शन? बताया था मैंने जब हम हॉस्पिटल की क्लीनिंग वगैरह का पढ़ रहे थे ना, तब। नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो है, ऐसा इन्फेक्शन है जो कि हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेटिंग से लग जाता है। मतलब कि पहले से इंसान इंसान गया है, कोई इंसान फीवर की वजह से गया हॉस्पिटल में, उस टाइम पे उसको कोई इन्फेक्शन नहीं था। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां से उसको इन्फेक्शन जो हो गया, जो उसको पहले से नहीं होता है, उसको कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ये एडमिशन के 48 घंटे के बाद ही होता है मोस्टली, क्योंकि हॉस्पिटल में हुआ है तो कम से कम कुछ देर टाइम बिताएगा, तब तो वहां से इन्फेक्शन लेगा ना, पहले से तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाँ, नोसोकोमियल इन्फेक्शन पढ़ रहे थे। तो इसका एग्जाम्पल है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है ना, जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कई बार कैथेटर लगता है उसकी वजह से हो जाता है, या फिर वो हॉस्पिटल वॉशरूम यूज करने से हो जाता है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ये भी हॉस्पिटल से, सर्जरी तो हॉस्पिटल में ही होगी, उसके बाद का जो इन्फेक्शन होगा वो घर से तो लेके नहीं आया था, वो तो हॉस्पिटल में ही हुआ है, तो उसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहेंगे। निमोनिया, वेंटिलेटर पे जाते हैं लोग, या फिर वैसे भी हो जाता है हॉस्पिटल में निमोनिया। इसका कॉज क्या है, क्यों हो जाता है ये? तो कंटामिनेटेड इक्विपमेंट, मतलब कि कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो कि कंटामिनेटेड हो, उसमें पहले से ही बैक्टीरिया कुछ लगा हुआ वो, या फिर हैंड हाइजीन मेंटेन करके हम नहीं रखें, हैंड हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, सही से सफाई नहीं रखते हैं, और इन्वेजिव डिवाइस जैसे कैथेटर वगैरह बहुत लंबे टाइम तक रहता है ना, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। इसे पे कोई 4 करना है ना, लेकिन ऐसे पांचों के आंसर दिए हुए। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, 12th यहाँ तक हो गया। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो कोई कोई चीज़ दोबारा भी आएगी, जैसे 12th यहाँ भी, 13, 14, ऐसे समझ ही जाओगे, कोई इतना मुश्किल थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर्स लिखे हुए।
बस यही उल्टा चलाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट। हार्ट रेट को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब कि हार्ट रेट किस किस चीज़ों से बढ़ जाता है या घट जाता हो। मेनली बढ़ने को ही कहते हैं, इफेक्ट कैसे करता है। तो फिजिकल एक्टिविटी पहला, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हार्ट रेट बढ़ जाती है ना हमारी, कितने तेज तेज हार्ट बीट हमारा होने लगता है। वहीं रेस्ट करते हैं तो वो कम हो जाता है। तो एक चीज ये इफेक्ट कर रहा है फिजिकल एक्टिविटी। दूसरी चीज एज, एज के साथ साथ हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मैक्सिमम हार्ट रेट होता है वो ही कम हो जाता है, इसलिए एज के साथ साथ हार्ट रेट कम होने लगती है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट कम होता है। इमोशंस, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस में हो या एनजाइटी, घबराहट हो रही है, एक्साइटमेंट होती है हमें किसी चीज़ की, तब भी हार्ट रेट बढ़ जाता है हमारा। मेडिकेशन, कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हार्ट रेट को कम कर देती हैं। बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को कम कर देते हैं। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हार्ट रेट को बढ़ा देती हैं, जैसे कि स्टिमुलेंट्स। फिर है हेल्थ कंडीशन, फीवर है या अनीमिया है, अनीमिया मतलब खून की कमी, या हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड, इन सब की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। और कुछ कंडीशन है जैसे ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट जो है स्लोअर हो जाता है। फिर है लाइफस्टाइल फैक्टर, जो स्मोकिंग करते हैं या फिर कॉफी चाय ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनका भी हार्ट रेट बढ़ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ मैम एन आई। ब्रेडिकार्डिया क्या होता ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट, टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट है? रेट ओके बढ़ मैम। जाए। ब्रेडी मतलब स्लो और टैकी मतलब ज्यादा, और कार्डिया मतलब हार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि ड्रॉ एंड नीट डायग्राम ऑफ एन आई, आई का डायग्राम बनाना है। तो इसमें आई का डायग्राम तो है नहीं, लेकिन मैं नेट से दिखा देती हूँ, और आप लोग भी नेट से देख के इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि पूछ एक डायग्राम तो जरूर पूछेगा किसी भी चीज का। मुश्किल डायग्राम भी है, ये भी बना सकते हो ये, लेकिन सबसे इजी डायग्राम ये है एटलीस्ट। तो कुछ ना भी याद रहे तो इतना तो याद रहना चाहिए ना। ये है आई का डायग्राम। इसमें एक कॉर्निया है, यहाँ से लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में। फिर ये हमारा है प्यूपिल है यहाँ पे, ये आइरिस है, यहाँ पे लेंस होता है, और यहाँ पे पीछे रेटिना होता है जिस पे जाकर के इमेज बनती है। और ये हमारे नर्व्स हैं, जो इमेज बन जाती है तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन को पहुंचा देता है। तो ब्रेन फिर हमें बताता है कि अच्छा ये चीज़ हमने देखी है। तो सोचो कितनी जल्दी ये काम होता है, हम तो देखते ही, जब सोचने का भी टाइम नहीं है ना हमारे पास, हमने कोई चीज़ देखी हमें दिख जाता है। तो इतना फास्ट ये काम होता है। यहाँ से लाइट एंटर करती है, इस पे जाता है प्यूपिल पे, फिर आइरिस से जाता है, फिर लेंस पे बनता है, फिर रेटिना पे जाता है, वहां से नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है। फिर ब्रेन प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन भेजती है कि तुमने ये चीज देखी है। तब हम हमारे तब हमें वो चीज पता चलती है। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल मुश्किल डायग्राम भी है, लेकिन सबसे इजी है। एटलीस्ट इतना तो लिख के ही आना, सबसे बेसिक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ विजन। विजन मतलब कि विजन की फिजियोलॉजी कहने का मतलब है कि अभी तो तुमने आई का डायग्राम बना दिया, लेकिन अब उसको पूछ भी रहा है। ये क्वेश्चन ना एक में ही है, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये दोनों क्वेश्चन करो या ये दोनों क्वेश्चन करो। क्यों? क्योंकि इसमें एक में तो डायग्राम पूछेगा और एक में फिजियोलॉजी पूछेगा। तो डायग्राम 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें का मुझे एक आ रहा है, इसमें का मुझे एक आ रहा है तो मैं ये कर दूंगा, नहीं, ये दोनों करना पड़ेगा। या फिर ये दोनों करो, या तो ये करो 4 मार्क्स के, ये करो 5 मार्क्स के, ऐसे करके। तो विजन की फिजियोलॉजी कैसे है पूरा बताना है, पूरे स्टेप्स बताने हैं कि कैसे लाइट एंटर की और कैसे हमारे इमेज बना। तो सबसे पहले लाइट एंट्री, लाइट कहाँ से एंटर करते हैं हमारी आंखों में? यहाँ से, यहीं से समझते हैं। लाइट यहाँ से एंटर किया कॉर्निया से, कॉर्निया से एंटर करके मतलब वही रिफ्रैक्ट करता है, लाइट को भेजता
देन प्यूपिल के पास जाता है, प्यूपिल एडजस्टमेंट, प्यूपिल के पास जाता है। प्यूपिल के पास ना हमारे पास आइरिस होता है। आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल वो होता है जैसे हम टॉर्च मार के आंख में देखते हैं ना, तो हमारा जो ब्लैक वाला पार्ट है वो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है या फिर एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है। तो वो जो है प्यूपिल, प्यूपिल क्या करता है, कितना लाइट हमारी बॉडी सॉरी हमारे आईज में जो भी लाइट एंटर कर रहा है उसको रेगुलेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में आना चाहिए, वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है लेंस फोकसिंग। उसके बाद से था लेंस, ये रहा। प्यूपिल और आइरिस तो एक साथ ही काम करते हैं। आइरिस प्यूपिल को ही मैनेज करता है, इसी को कंट्रोल करता है। उसके बाद है हमारा लेंस। लेंस का काम क्या है कि लाइट को फोकस करना है। लेंस जो है वो लाइट को इसके शेप को एडजस्ट करता है, एडजस्ट करके रेटिना पे भेजता है। रेटिना पे जब ये यहाँ से जब इसने रेटिना पे भेज दिया तो रेटिना पे कुछ सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स। दो तरीके के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। ये लाइट और कलर, ये कलर डिसाइड करता है। रॉड्स जो है वो ये डिसाइड करता है ब्राइट लाइट है या डिम लाइट है, ये सब क्या है वो डिटेक्ट करता है। तो रेटिना का ये काम है, कलर देखना और साथ में लाइट देखना कि डिम लाइट है या ब्राइट लाइट है। वहां से वो क्या करता है, लाइट को, लाइट के फॉर्म में आया है ना, लाइट को क्या करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ही चीजें लेता है। इसलिए ये यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल में लाइट को कन्वर्ट करके नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेज देता है। ब्रेन में जब ये पहुंचता है तो ब्रेन में होता है विजुअल कॉर्टेक्स। ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स इन सिग्नल्स को लेता है और फिर हमें बताता है कि अच्छा तुमने सामने ये देखा है, बल्ब देखा है, फोन देखा है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट स्टिल बोलो, अगर कुछ कोई भी पॉइंट ना समझ आया हो तो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना। नहीं ना, आगे समझ आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा ना, लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहले तो इन्होंने पूछा कि हमारे जो सांस लेते हैं उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद से फिर बताना है कि कैसे कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे ये ऑर्गन काम करता है। तो यहाँ ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, इसका भी डायग्राम देखते हैं। जिसका भी पेपर है वो याद करना, इस सारे क्वेश्चन काम आएगा वो। ये रहे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स। पहला क्या था, नोज एंड नेजल कैविटी। सबसे पहले सांस लेते हैं तो कहाँ से, नाक से ही। तो जो हमारे नेजल कैविटी है, नाक है, वहीं से तो हवा जाती है, अंदर एयर जाता है। तो इस नोज का काम क्या है, हमारे नोज क्या करता है, जो भी एयर हमारे नोज के अंदर से पास होता है तो पहले तो एयर को फिल्टर करता है। जो भी बाहर से आया सारे वो गंदा सारा एयर थोड़ी ले लेगा, वो फिल्टर करता है। उसके बाद से वार्म करता है, मतलब ठंडी हवा आती है ना, वो ठंडी हवा नहीं बेच सकता, थोड़ा सा वार्म करके ही बेचता है। ह्यूमिडिफाई करता है, मतलब एकदम ड्राई एयर भी वो नहीं बेच सकता है। थोड़ा सा उसको ह्यूमिडाई, थोड़ा चिपचिपा, थोड़ा सा नमी उसमें आनी चाहिए। तो नोज का ये काम है। गंदी इमेज है। ये सही है। ये हमारा पूरा नेजल कैविटी, मतलब पूरा नाक वाला एरिया, पूरा नेजल कैविटी कहते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा है, नाक से हवा गई, ये सारा काम नोज ने कर लिया, नेजल कैविटी ने कर लिया। वहां से वो एयर को फेरिंग्स में भेज देता है। फेरिंग्स का क्या काम है, फेरिंग्स का काम है नेजल कैविटी को लैरिंग्स से कनेक्ट करना। ये है हमारा फेरिंग्स। ये नाक से हवा गई ना, ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या करता है, इसको नाक को लैरिंग्स से, ये हमारा जो वॉइस बॉक्स है लैरिंग्स,
इसको इन दोनों के कनेक्शन का काम करता है, जोड़ता है इन दोनों को फेरिंग्स से। यहाँ से हवा आई, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से अब ये लैरिंग्स को भेज देगा। लैरिंग्स क्या करेगा, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, मतलब वॉइस बॉक्स बोला ना मैंने, आवाज हमारी यहीं से निकलती है। और एक लैरिंग्स का ये भी काम है कि ये जो है फूड को ट्रैकिया में जाने नहीं देता है। वहाँ पे दो तीन तरीके की पाइप होती हैं हमारे गले में। एक तो हमारा इसोफेगस है जहाँ से खाना जाता है, एक हमारा है लैरिंग्स है जिसमें से आवाज निकलती है, एक ट्रैकिया है जहाँ से हमारी सांस जाती है, विंड पाइप है। 3 पाइप्स होते हैं यहाँ पे हमारे गले के पास। तो एक अगर हम खाने के टाइम जो बोल रहे होते हैं, कभी-कभी हमें एकदम लग जाता है ना धचका सा, वो क्यों होता है? क्योंकि इसका वाला बोल रहे होते हैं ना, तो जो लैरिंग्स है उसका भी फ्लैप, उसका भी ढक्कन खुला हुआ होता है। और सांस तो हम ले ही रहे हैं, ट्रैकिया तो खुला ही है, इसोफेगस है ही, तो खाना जो है उसमें जाने की बजाय वो दूसरे वाले में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, तो उसमें जाके वो फंस जाते हैं, इसलिए खाने के टाइम पे बोलने को मना करते हैं। तो बेसिकली लैरिंग्स जो है वो आवाज के रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका ये भी काम होता है कि ये ट्रैकिया में खाने को जाने से रोकता है। नाक से सांस आई, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से लैरिंग्स में गया, लैरिंग्स से ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया ही मेनली विंड पाइप है। यही बेसिकली जो हवा को है, मतलब जो भी हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो बेसिकली यही ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स तक। ये रहा हमारा ट्रैकिया। यहाँ तक तो सब तीनों एक साथ मिल के काम कर रहे थे, यहाँ से आकर के सीधा